हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों अगेन मैं आप लोगों के लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। आप सभी बच्चों के एग्जाम जो है वो बिल्कुल सर पे हैं और मुझे लगता है कि आप बच्चे जो है बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देते हैं जब आप सैम्पल पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं जब एग्जाम्स पास आ जाते हैं। तो इसीलिए ये कुछ 2-3 सेशंस जो हैं वो हम लगातार कर रहे हैं। आज है हमारा सेट 2। सेट 1 में ऑलरेडी आप लोगों के लिए डलवा चुकी हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि ये सैम्पल पेपर्स आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा मदद करेंगे। और अगर आप ये सेशन एंडिंग में भी देख रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अब आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे रेडी हो जाइए। आज का पूरा सैम्पल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। हम अनसीन पैसेजेस भी देखेंगे, हम राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर वाला सेक्शन जरूर देखेंगे। अब अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या इससे पहले वाला सैम्पल पेपर वीडियो नहीं देखा है तो कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, कोई भी एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हो तो एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अगर आपने वो डिसीजन गलत ले लिया तो हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए, ठीक है, और जो आपको अच्छे से आता है वो भी आपका रह जाए और आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाए। तो इसीलिए पेपर प्लानिंग बहुत जरूरी होता है और ये एग्जाम से पहले ही हो जाना चाहिए। अभी जैसे हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूँ कि आप ना लिटरेचर वाला सेक्शन जो है सबसे पहले किया कीजिए। उसके पीछे एक रीजन है कि वो सेक्शन हमें सबसे अच्छे से आता है, 40 मार्क्स का है, वेटेज भी बहुत ज्यादा है और हमारा ना कॉन्फिडेंस फिर बढ़ जाता है जब हमें पता चल जाता है कि चलो यार 40 मार्क्स का पेपर तो मेरा 1 घंटे के अंदर या 70 मिनट्स के अंदर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि लिटरेचर वाले सेगमेंट को 70 मिनट्स के अंदर कवर करने की कोशिश कीजिए। अभी से आप लोग अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजिली 70 मिनट्स के अंदर अपना लिटरेचर वाला पोर्शन कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि आप लोगों को 20 मिनट्स देने हैं ग्रामर में, 30 मिनट्स देने हैं आप लोगों को राइटिंग सेक्शन में और बचा हुआ टाइम आप लोगों का अनसीन पैसेज का और रिवीजन का बच जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं। तो यस, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मजा आने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर जाइए, आई वॉन्ट टू बी अ टॉपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो अभी जैसे हमने बोला कि हम लिटरेचर वाला सेगमेंट पहले करते हैं एग्जाम के अंदर, तो हम पढ़ेंगे भी वैसे ही। अब आज का भी सैम्पल पेपर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम लिटरेचर पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हम कहाँ आएंगे, ग्रामर पे आएंगे, देन हम राइटिंग सेक्शन पे आएंगे एंड देन हम अनसीन पैसेज पे आएंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से भागो 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 भागो, जल्दी जल्दी। ये रहा हमारा लिटरेचर। पूरा 40 मार्क्स का आता है भाई, ऐसे थोड़ा बड़ा भी नहीं, पूरा 40 मार्क्स का। अब 40 मार्क्स में से भी ना 10 मार्क्स टीचर्स आप लोगों को इजीली प्रोवाइड करवा रही है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से। तो पेपर के अंदर जो मार्क्स लेना जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर हम थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दें और हम थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें तो हम अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। एवलिन ग्लेन लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अभी ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको लास्ट वाले सैम्पल पेपर में भी बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें एवलिन ग्लेन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वाले सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ था, मिड टर्म वाले में भी इंपॉर्टेंट भी दिया हुआ था, इसके अंदर भी दिया हुआ है। तो कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो हम उसे अच्छे से क्यों ना करें, राइट। तो देखिए, एवलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स, उनकी माँ को her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn waiting to play द पियानो। अब वो उनको याद आता है कि भाई जब वो नोटिस कर रही थी किसको, एवलिन को, जो वेट कर रही है पियानो बजाने के लिए, तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। तो उन्होंने उसका नाम पुकारा पर वो हिली नहीं। तो अब आपको कोई बुला रहा है पर आपको उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, तो आप क्या ही रिस्पॉन्स देंगे, है ना। तो यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं, I suddenly realized she had not heard, और मुझे एकदम से रियलाइज होता है कि उसने सुना नहीं है, says Isabel Glynn. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और कुछ समय के लिए एवलिन जो है, ये जो डेफनेस थी वो कुछ ही समय के लिए लोगों से छुपा पाई थी, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि ग्रेजुअली वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। Which facts about Evelyn's hearing ability are correct? कौन से हैं इनमें फैक्ट जो उनके hearing ability के regarding correct है? She did not respond to sound, she could not play the piano, she pretended she was deaf, she pretended she could hear. बताइए, which facts about Evelyn's hearing ability are correct? कौन से facts जो हैं वो correct हैं, बताइए कौन से facts जो हैं वो इसके अंदर correct हैं, बताइए। She pretended she was deaf.
उसने क्या किया था, उन्होंने प्रिटेंड किया था, बताओ किया था क्या, शी प्रिटेंडेड शी वाज डेफ। बताइए विच फैक्ट्स अबाउट एवलिन्स हियरिंग एबिलिटी, कौन से फैक्ट हैं जो करेक्ट है। तो ये तो कैसे करेक्ट हो सकता है, शी प्रिटेंडेड शी वाज डेफ, नहीं, शी मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, थोड़े दिनों के लिए ही वो ये चीज रोक पाई थी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, शी प्रिटेंडेड शी कुड हियर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर सही होगा। सी जो है बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्या प्रिटेंड किया था कि वो सुन सकती है, बट ये ज्यादा समय तक वो छुपाकर नहीं रख पाई थी। ठीक है, चलिए। By what age did her mother finally agree to take her to a specialist? By what age did her mother finally agree? अब इसके अंदर तो ये नहीं दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. So by what age did her mother finally agree? किस उम्र तक आके उनकी माँ फाइनली इस बात पर अग्री कर जाती हैं to take her to a specialist, कि भाई अब मुझे इसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना होगा। क्या यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अब बताओ आप लोगों को याद है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, 8 years, 9 years, 11 years, 12 years, 11 years, बिल्कुल 11 years पर वो अपनी बेटी को जो है स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई, जब स्कूल के टीचर ने भी उनको बोला कि आप इसे किसी डेफ स्कूल में करवा दीजिए या आपको एक स्पेशलिस्ट को जाकर चेक करवाना चाहिए। ठीक है, द मीनिंग ऑफ कंसील इज हाइड, अनकवर, प्रिटेंड या चीट। कंसील का मीनिंग क्या है, कंसील का मीनिंग जो है यहाँ पर क्या है, हाइड करना, अनकवर करना, प्रिटेंड करना या चीट करना। तो कंसील का सिंपल सा मीनिंग यहां पर है हाइड करना, कि भाई वो अपनी ये जो ग्रोइंग डेफनेस है ये हाइड कर पाई थी लोगों से। अगला क्वेश्चन क्या है, मैनेज टू कंसील, प्रिटेंड हर ग्रोइंग डेफनेस, नो, टू हाइड हर ग्रोइंग डेफनेस। प्रिटेंड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हाइड। कंसील मतलब हाइड कर पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग वाज ग्रेजुअल बिकॉज ऑफ। एवलिन का जो लॉस ऑफ हियरिंग था वो ग्रेजुअल था, किसकी वजह से, सडन नर्व डैमेज की वजह से, डैमेज टू द ईयर ड्रम्स की वजह से, ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से, या इन्फेक्शन इन द ईयर। किस वजह से एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग वाज ग्रेजुअल, एवलिन का जो लॉस ऑफ हियरिंग था वो ग्रेजुअल था, किस वजह से ग्रेजुअल था, सडन नर्व डैमेज की वजह से ग्रेजुअल था, डैमेज टू द ईयर ड्रम्स, ग्रेजुअल नर्व डैमेज या इन्फेक्शन इन द ईयर। क्या हुआ था बेटा, ग्रेजुअल नर्व डैमेज हुआ था उनका, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर उनका जो नर्व है धीरे 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 करके बिल्कुल डैमेज हो गया था। नेक्स्ट वन, द फ्रेज फॉर क्वाइट अ वाइल मीन्स, यहाँ पे जो फ्रेज दिया हुआ है क्वाइट अ वाइल, उसका क्या मतलब है बताइए। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर क्वाइट सम टाइम, फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल या इमीडिएटली। बताइए फॉर क्वाइट अ वाइल का यहाँ पर क्या मतलब है, लंबे समय के लिए, फॉर क्वाइट सम टाइम, फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल या इमीडिएटली। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो काफी लंबे समय तक क्या किया था उन्होंने, छुपा के रख पाए थे। ठीक है, सो फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड, है ना, कि भाई वो मैनेज कर पाई थी कि भाई उनके दोस्तों को या टीचर्स को उसके बारे में पता नहीं चला था। नेक्स्ट क्या है, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव, टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज। द जॉब ऑफ द मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड वॉज टू कीप Jared inform about police, to keep calling Jared for help, inform about the movement of their gang, to book train tickets. क्या था, I have got a man on main road। अभी ये चैप्टर ना हम लोगों ने वैसे तो पढ़ा नहीं है, तो अगर आप लोग चाहें तो इस वाले एक्सट्रैक्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यस, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो है ये, एंड ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है पोइट्री वाले सेगमेंट का। कौन से वाले का, पोइट्री वाले का। तो विंड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हर्ड स्टेडफास्ट। व्हाई वुडंट द विंड डू व्हाट यू टेल हिम। अभी जो विंड है वो चीज क्यों नहीं करती है जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। विंड वो चीज क्यों नहीं करती है जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। ही इज अ टीज, ही इज इनडिफरेंट, ही इज कैरलेस, ही जस्ट गोज अबाउट डूइंग हिज बिजनेस। क्यों नहीं करती है, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो चीज नहीं करेगी जो आप उसे करने के लिए कहेंगे। बताइए, ही जस्ट गोज अबाउट डूइंग हिज बिजनेस, क्योंकि वो तो उसका काम है, हवा का काम तो बहना है, उसको क्या ही मतलब है
आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, लेकिन आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आप उसको नहीं मना कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, द पोइट एडवाइसेस द रीडर्स टू फर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। ही मीन्स, अभी पोइट ना एडवाइस करते हैं यहाँ पर रीडर्स को, क्या एडवाइस करते हैं? टू फर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। उसका मतलब क्या है? बी स्ट्रांग फिजिकली एंड मोरली, एक्सरसाइज डेली, बिल्ड अ स्ट्रांग कैरेक्टर, बोथ ए एंड सी। बताइए क्या होगा? वेरी गुड, दोनों ही चीजें, वो फिजिकली और मॉरली स्ट्रांग होने के लिए भी बोल रहे हैं और वो एक स्ट्रांग कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए भी बोलते हैं हमें इस पोएम के अंदर। व्हाट डज द विंड सिंबलाइज? विंड एक्चुअल में इस पोएम के अंदर क्या सिंबलाइज करती है? क्या? इट स्टैंड्स फॉर चेंजेस, इट सिंबलाइजेस द हाइज एंड लोज ऑफ लाइफ, इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन, इट इज अ लाइफ फोर्स। क्या सिंबलाइज करते हैं? It stands for changes, it symbolizes the highs and lows of life, it's a natural phenomenon, या it's a life force। सोचिए क्या सिंबलाइज करते हैं बेटा? He won't do what you tell him। बताओ। It symbolizes the highs and lows of life। वो क्या सिंबलाइज करती है? कि जिंदगी के अंदर की जो प्रॉब्लम्स है, उतार चढ़ाव जो है जिंदगी के अंदर, उसके बारे में वो सिंबलाइज करते हैं, है ना? कि भाई विंड जो है वो वहां पर एज अ सिंबल है कि हमारी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो हाइज एंड लो है, बहुत सी बार हो सकता है हमारे दिन अच्छे भी हो, बहुत सी बार हो सकता है हमारे दिन खराब भी हो। आगे बढ़ जाते हैं। He won't do what you tell him। The name of the poet is सुब्रमण्यम भारती, डेबोरा खौले, कोट्स खिनी, फीबी कैरी। क्या है? जल्दी से बताइए। अब ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। अच्छा, हर एक पोएम का पोएट का नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आपको कोई भी आंसर्स वगैरह लिखने होंगे तो उसके अंदर मजा आ जाएगा आप लोगों को। यस, बताइए, कमेंट कीजिए ना, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से क्या नाम है। हाँ, क्या नाम हो सकता है? याद नहीं आ रहा है तो एक जगह लिख लीजिए। अब जितनी भी पोम्स आपको दी हुई है ना, आप उन सभी के राइटर्स के नाम एक जगह कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है? यस, बताइए। वेरी गुड, सुब्रमण्य भारती, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द पोइट एडवाइसेस अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड जॉइन द doors firmly because wind will destroy the weak ones, wind doesn't rattle the strong, it is a destructive force, all of these। अभी क्या हो सकता है रीजन कि पोइट जो है वो एडवाइस करते हैं us to build strong homes, कि भाई हमें क्या है, स्ट्रॉन्ग घर बनाने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग घर बनाने चाहिए, बिकॉज क्योंकि wind will destroy the weak ones, कि जो कमजोर घर हैं विंड उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। विंड डजंट रैटल द स्ट्रॉन्ग, कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाती वो। इट इज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, या ऑल ऑफ दी। सो ऑब्वियसली तीनों ही चीजें जो हैं यहाँ पर अप्लाई होती हैं विंड के ऊपर। ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी है, स्ट्रॉन्ग लोगों का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाती, एंड ये कमजोर लोगों को तबाह कर सकती है। चलिए, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। हम ये चैप्टर कर चुके हैं, याद है, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। यस, when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। अब आप लोगों को अगर याद होगा तो इसके अंदर जो बात की गई है, जो मेन थीम है इस पोएम का, वो है ग्रीड, की लालच बुरी बला है। सिंपल एक ये चीज है, हमारे अंदर हमेशा विलिंगनेस होना चाहिए कि हम हमारे पास अगर भगवान ने कोई चीज दी है तो हम हमेशा शेयर करें, लोगों की हेल्प करें, ना कि हम सेल्फिश हों। यहाँ पर जैसे भाई वो उसने एक बिल्कुल वेफर जितना पतला पीस भी केक का वो नहीं दे पा रही थी, राइट, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़े। When did her cakes seem too large to her? When she tried to give them away, when she herself tried to eat them, when she tried to eat them without appetite, none of the above। अब कब उसको वो केक, छोटे से छोटा केक भी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था? ऐसा कब हो रहा था? जब वो उसे किसी दूसरे को देने की, सेंट पीटर को देने की कोशिश कर रही थी तब। वेरी गुड। Next question, my cakes, blank space, myself. What does this line show about the woman? My cakes that seem too small, है ना? तो यहां पर क्या मतलब है? When I eat of them myself, कि जब मैं खा रही होती हूँ तो मुझे बहुत ही छोटे लगते हैं, are yet too large to give away, लेकिन अब मुझे किसी को देने हैं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। So this line shows her generosity, this line shows the pettiness and self-centeredness of her heart, this line shows her charitable nature, या none of the above। तो चैरिटेबल नेचर तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, उसकी जेनरॉसिटी तो वैसे भी नहीं दिख रही है, उसकी ग्रीड दिख रही है, सेल्फ सेंटर्ड है वो बहुत ज्यादा,
ठीक है, तो यस, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू सी एनी सटायर इन दीज लाइन्स, क्या आपको इन लाइन्स में कोई भी सटायर दिखता है? इन सारी लाइन्स में यस, इट इज अ सटायरिकल, it is satirical that her cake seemed small to her when she herself ate them. There is nothing satirical in these lines. Yes, it is satirical that the same cakes are too small and too large to the same person and none of the above. बताइए, सटायर दिख रहा है? बिल्कुल भाई, 100% की सेम केक जब वो खुद खाती है तो उसको छोटे लगते हैं, पर उसको जब देने पड़ रहे हैं तो उसको बड़े लग रहे हैं, है ना? तो तंज कसा जा रहा है एक तरीके से। द नेम ऑफ द पोएट इज, विंड का जो पोएट है वो कौन है? सॉरी, विंड कह रही हूं, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड के पोएट कौन है? कौन है, कौन है, बताओ। चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं, सुब्रमण्य भारती, लॉर्ड टेनिसन, कोट्स खिने, फीबी कैरी। यस, फीबी कैरी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब है। समझ में आया? क्लियर हो गया यहां तक? यस, तो बेसिकली जो थीम है इस पोएम का वो है सेल्फिशनेस, काइंडनेस एंड मोरल लेसन्स। ठीक है, लिख लीजिए अगर आप कहीं पर भी लिख रहे हैं, सेल्फिशनेस, काइंडनेस एंड मोरल लेसन्स, राइट? यप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, For she said, अच्छा, did she give away the thin cake? क्या वो पतला सा केक उसने दे दिया था? No, she didn't. Even the thin cake seemed too large to be given away. Yes, she did, but the saint refused to take it. Yes, she did. The saint took it and blessed her. या none of these. बताइए, नहीं दे पाई थी ना वो। Even the thin cake seemed too large to be give away. कि पतले से पतला केक भी उसको बहुत बड़ा लग रहा था देने में, तो वो नहीं दे पाई थी, राइट? चलिए, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी बच्चों को समझाया था कि जब वर्ड लिमिट दे दिया 40 to 50 वर्ड्स, तो आप देख लो कि आपके 40 to 50 वर्ड्स भैया कितनी लाइन में आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि यार 40 to 50 वर्ड्स में आपको 4 लाइन लिखनी है, तो आप बोलोगे कि मैम मैं तो बहुत छोटा छोटा लिखती हूँ और 4 लाइन का आंसर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। या आप बोलोगे कि मैम मैं तो बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ, मेरे 40 to 50 वर्ड्स तो भाई इतने में आएंगे ही नहीं। सो इट डिपेंड्स कि आपका हैंडराइटिंग कैसा है, आप कितना स्पेस देके लिखते हो, बड़ा छोटा कैसे लिखते हो। आपको देखना है बेसिकली कि आपका 40 to 50 वर्ड्स कितने में आता है। ठीक है, यस, ये नहीं सोचना कि भाई मैंने आपको बोल दिया कि हाँ भाई तुम्हें 3 लाइन में आंसर लिखना है, तो आप सभी बच्चे 3 लाइन्स में ही आंसर लिख रहे हैं, फिर उसमें हो सकता है आप सारी बातें नहीं डाल पा रहे हो। तो करना क्या होता है, क्वेश्चन का वो देखो आप कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट्स तो होने चाहिए। ठीक है, आंसर के अंदर कुछ 3 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिन पे टीचर आपको मार्क्स दे सके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, कौन सा अलार्म है ये? चलिए, who were Abdul Kalam's school friends? What did they later become? Second question, why does the world remember Einstein as a world citizen? Number 3, why did Kezia like Mr. McDonald and hate her father? Number 4, why does intruder desire to kill Jared? Number 5, describe the healing power of a tree that does not allow it to die soon. तो हम क्या करेंगे, हमने ये 3 तो अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आज हम ये करेंगे, बाकी के 2 का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आइए चलते हैं। Who were अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स? What did they later become? अब्दुल कलाम जी के स्कूल फ्रेंड्स कौन थे और वो बाद में क्या बने? Abdul Kalam's close friends in school were Ramanath Shastri, Arvindam and Shiva Prakasham. Ramanath Shastri became a priest in the Rameshwaram temple. Arvindan organized transport for visiting pilgrims and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. तो रामनाथ शास्त्री तो मंदिर में पुजारी बने, अरविंदम जो है वो ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस में चले गए थे, ठीक है, जो ये यात्राएं वगैरह करवाते हैं पिलग्रिम्स पे, एंड शिव प्रकाशन जो थे वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने थे सदर्न रेलवेज के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? कि आखिरकार जो दुनिया है वो आइंस्टीन को एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे क्यों याद करती है? आइंस्टीन इज रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी जुबान कट गई, कौन बुराई कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? आइंस्टीन को दुनिया जो है एज अ वर्ल्ड सिटीजन क्यों याद करती है? आइंस्टीन इज रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ऑफ हिज डीप कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी। पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया? डीप कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी।
ठीक है, कि भाई उनका ह्यूमैनिटी को लेके बहुत ज्यादा चिंता थी। उन्होंने जो भी आविष्कार किए हों, कभी भी उनकी डिस्कवरीज या उनके इन्वेंशंस जो है वो ह्यूमैनिटी की डिस्ट्रक्शन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, ही वर्कड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए काम किया एंड एडवोकेटेड फॉर सिविल राइट्स एंड डिसआर्मामेंट, पॉइंट नंबर 3। ऐसे आपको 3 नंबर मिलेंगे। उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए काम किया, एडवोकेटेड, वकालत की, किसकी वकालत, किसकी की, सिविल राइट्स की एंड डिसआर्मामेंट की। भाई हम लोगों को ये हथियार वगैरह जो है नहीं यूज करने चाहिए इस तरीके से। अगर हम न्यूक्लियर पावर का यूज कर रहे हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री को तबाह करने के लिए, वो उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से जानते थे कि कितना जबरदस्त है इसका डिस्ट्रक्टिव पावर। हिज लेटर्स टू लीडर्स एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, वो जो लेटर लिखते थे लीडर्स को कि आप लोग प्लीज ये चीज यूज मत कीजिए, ठीक है, और उनका जो एफर्ट था कि भाई पूरी दुनिया में जो है शांति रहनी चाहिए, शोड दैट ही बिलोंग्ड नॉट टू वन नेशन बट टू द वर्ल्ड। और यही चीज दिखाता है कि भाई वो किसी एक नेशन से बिलोंग नहीं करते थे, वो पूरी दुनिया से बिलोंग करते थे। एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने अपने आप को, या लोग जो है उनको एक वर्ल्ड सिटीजन बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी केवल अपने देश के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने पूरी दुनिया के बारे में सोचा कि ये जो वेपन है ये बहुत ही खतरनाक है और ह्यूमैनिटी का एक तरीके से सर्वनाश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी ह्यूमैनिटी। राइट, नेक्स्ट वन। Why did Kezia like Mr. McDonald and hate her father? अभी केजिया जो थी वो मिस्टर मैकडोनल्ड को पसंद क्यों करती थी और अपने पापा को हेट क्यों करती थी? क्योंकि उसके पापा का जो नेचर था वो मिस्टर मैकडोनल्ड से बहुत, मैकडोनल्ड है ना, हाँ, मैकडोनल्ड से बहुत ज्यादा अलग था। मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते थे या हंसते थे, टैग वगैरह खेला करते थे, लेकिन उसके जो पापा थे वो उससे बहुत स्ट्रिक्ट आवाज में बात करते थे, वो उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। ठीक है, और 1-2 बार तो पनिशमेंट भी मिल गया था। तो यस, Kezia liked Mr. McDonald because he was a loving and cheerful father. क्यों पसंद करती थी? क्योंकि वो एक loving और cheerful father थे, point number 1. Who played with his children, making them laugh, जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और उनको हंसाते हैं। In contrast, और उसी तरफ अगर हम देखें तो Kezia's father was strict, distant and never showed affection. तो उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, उससे ज्यादा बात भी नहीं किया करते थे, ठीक है, एंड कभी भी प्यार नहीं दिखाया उसके पापा ने, which made her feel afraid and unloved, जिसकी वजह से ही वो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती थी और उसको ऐसा लगता था कि उसके पापा जो है वो उसको प्यार नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द इंट्रूडर डिजायर टू किल जेरेड? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। सो द इंट्रूडर वांटेड टू किल जेरेड टू एज्यूम हिज आइडेंटिटी एंड एस्केप फ्रॉम द लॉ। अब वो क्या चाहते थे कि भाई इंट्रूडर जो है वो क्या चाहता है, उसकी आइडेंटिटी को टू किल जेरेड टू अज्यूम हिज आइडेंटिटी एंड एस्केप फ्रॉम द लॉ। ही बिलीव्ड जेरेड लिव्ड अ लोनली अनडिस्टर्ब्ड लाइफ। उसका मानना ये था कि वो एक लोनली और अनडिस्टर्ब्ड लाइफ जीता है एंड थॉट बाय टेकिंग ओवर हिज आइडेंटिटी ही कुड लिव सेफली विदाउट बीइंग कॉट। और उसको लग रहा था अगर वो उसकी आइडेंटिटी अपना लेगा तो शायद ज्यादा लोगों का ध्यान जो है वो उसके ऊपर ना आ जाए। तो बेसिकली वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था, है ना, और उसको मारना चाहता था। डिस्क्राइब द हीलिंग पावर ऑफ अ ट्री दैट डजंट अलाउ इट टू डाई सून। हीलिंग पावर बताइए ट्री की जो उसे अलाउ नहीं करती है कि वो जल्दी से मर जाए। अ ट्री हैज द पावर टू रीजनरेट एंड हील इटसेल्फ। एक ट्री के अंदर पावर होती है कि वो रीजनरेट कर पाए खुद को, हील कर पाए खुद को। Its roots grow deep, branches sprout again and leaves return even after being chopped. कि उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी जाती हैं, है ना, ग्रो करती है। Branches sprout again, टहनियों को काट दो वो फिर से उगाती हैं। लीव्स जो है आप उन्हें काट दो वो वापस से उगाते हैं। सो दिस resilience shows that, यही उनका जो resilience है वो ये दिखाता है that trees have an inner strength, कि इनके अंदर एक inner strength होती है एंड हीलिंग एबिलिटी होती है दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डाइंग इजीली। अब आपका कोई काट दे बाल वाल तो आप नहीं मरोगे, बट आपकी कोई गर्दन काट दे तो अगर आप उनकी ब्रांचेस काट रहे हो, आपका कोई हाथ काट दे तो वापस नहीं उग सकता है, नहीं उग सकता। बट ट्रीज के अंदर तो उनके अंदर एक रेजिलियंस होता है कि भाई नहीं तुम मुझे मारोगे, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूं, मेरे अंदर एक हीलिंग एबिलिटी है। राइट, तो ये बेसिकली बताते हैं कि आपके साथ भी लाइफ में हो सकता है बहुत कुछ ऐसा हो जाए, बट आपके अंदर भी वो हीलिंग एबिलिटी होनी चाहिए। जब आपको शायद लग रहा है कि अब तो मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है या अब तो मुझे जीना ही नहीं चाहिए, एट दैट टाइम आपके अंदर का जो एक पावर होता है वो बहुत जरूरी होता है कि नहीं मैं इस चीज को ओवरकम कर सकता हूं, है ना। चलिए अगेन आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। 3 मार्क के हैं 2 क्वेश्चन। इन व्हाट वे वाज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र? किन तरीकों में हम कह सकते हैं, किस तरीके से जो महेंद्र है
जो ईश्वरन है वो महेंद्र के लिए एक एसेट है। हाउ वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस, कैसे जो किंगडम ऑफ फूल्स है वो दूसरी जगहों से अलग है। एंड द थर्ड वन, व्हाट वर द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स ब्रॉट टू द गार्डन ऑफ पैराडाइज, और क्या थी जो दो मोस्ट प्रेशियस थिंग्स थी जो गार्डन ऑफ पैराडाइज में लेकर आई गई, ये द हैप्पी प्रिंस से लिया गया। तो आप देख सकते हो तीनों ही चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, और आइए हम इसके अब आंसर्स देखते हैं। Iswaran was an asset to Mahendra because he was an excellent cook, a good caretaker and a wonderful storyteller. अब ईश्वरन जो था वो एक एसेट था महेंद्र के लिए क्योंकि he was an excellent cook, क्योंकि वो एक बहुत ही जबरदस्त खाना बनाता था, excellent cook था। A good caretaker, caretaker था, खाना बनाता, कपड़े धोता, कमरा साफ करता, जहां जहां महेंद्र जाता वहां वहां पीछे पीछे जाता बिना किसी कंप्लेंट के, चाहे किसी भी एरिया में रहने को होता वहां पे भी जैसे तैसे करके जुगाड़ से उसके लिए खाना जो है ले आता था। एंड अ वंडरफुल स्टोरी टेलर, और एक बहुत ही गजब का स्टोरी टेलर भी था। ही मैनेज्ड ऑल हाउस होल्ड चॉर्स एफिशिएंटली एंड प्रोवाइडेड महेंद्र विद एंटरटेनमेंट, तो सारे घर के जो काम है वो बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज कर लेता था। एंड मेन चीज क्या है, एंटरटेनमेंट क्या करता था महेंद्र का, थ्रू हिज एंगेजिंग एंड ऑफन ड्रामेटिक स्टोरीज, हमेशा उसकी इंगेजिंग और ड्रामेटिक स्टोरीज से। ठीक है कि अगर आपने एक बार बैठ गए और ईश्वरन की स्टोरी सुनने लगे हो तो सिंपल से सिंपल चीज को भी वो इतना ड्रामेटाइज करके आपको समझाएगा, बताएगा कि आप अपना ध्यान उस पे से हटा ही नहीं सकते, और इवेंचुअली आपको वो स्टोरीज भी रियल लगने लग जाती है। राइट, चलिए। हाउ वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस, कैसे जो किंगडम ऑफ फूल्स है वो अलग है दूसरी जगहों के कंपैरिजन में। In the kingdom of fools, everything was upside down. Kingdom of fools के अंदर हर एक चीज upside down, as in सब चीजें उल्टी है। People worked at night and slept during the day. लोग रात को काम करते, दिन में सोते। Prices of goods were the same regardless of quality. चीजों का प्राइस सेम था चाहे कैसी भी क्वालिटी हो, मतलब एक अगर सुई खरीद रहे हो वो भी इतने की है, और सोना खरीद रहे हो तो वो भी इतने का ही है। Even serious matters were handled foolishly, making the kingdom quite different from the other logical societies. और जो सीरियस मैटर्स थे वो भी बेवकूफों की तरह ट्रीट किए जा रहे थे, उनको भी बेवकूफों की तरह मैनेज किया जा रहा था, और ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं अलग है दूसरी लॉजिकल सोसाइटीज के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते, देखो इतना ही आंसर लिखना होता है 40 to 50 वर्ड्स में। अब आपको दिख रहा है ना, अब ये एक आप आइडिया ले लीजिए कि कितना बड़ा आंसर जो है वो आप लोगों को लिखना होता है। राइट, What were the two most precious things brought to the garden of paradise? क्या थी वो दो सबसे कीमती चीजें जो लेकर आई गई, बताइए। Two most precious things brought to the garden of paradise, garden of paradise में लेकर आई गई। भगवान ने अपना एंजल भेजा था कि मुझे दो प्रेशियस चीजें लाके दो, तो एक तो हमारा वो स्वॉलो और दूसरा हमारा प्रिंस का हार्ट। The two most precious things brought to garden of paradise were the drops of oil from the happy prince heart and the legend heart itself, obviously. Next tha, they were considered the most valuable because they symbolized love, sacrifice and compassion. Drops of oil nahi tha, hum bol sakte hain the two most precious things brought to the garden of paradise were swallow tha ek to, है ना, and prince happy prince का heart जो है वो लेकर आया गया था, वो भी वहीं पे, उसका जो दिल था वो भी वहीं पे था, और हमारा जो स्वॉलो था वो भी वहीं पे था। तो बोला जा रहा था कि भाई अब ये क्या करेगा, गार्डन ऑफ पैराडाइज में हमेशा के लिए गाना गाएगा। एंड हैप्पी प्रिंस का भी बोला था कि अब ये यहीं पर रहेगा, है ना, बोला था ना। तो हम बोलेंगे स्वॉलो, ड्रॉप्स ऑफ ऑयल नहीं, हम स्वॉलो लिखेंगे यहां पर। ठीक है, वर स्वॉलो एंड हैप्पी प्रिंसेस हॉट एंड द लेजेंड हार्ट इटसेल्फ, तो ठीक करके लिख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन, इवैल्यूएट संतोष यादव स्किल्स एंड अचीवमेंट्स एज अ माउंटेनियर। हाउ डिड शी फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑन माउंट एवरेस्ट। अभी इवैल्यूएट क्या करना है हम लोगों को, संतोष यादव की जो स्किल थी और उसकी जो अचीवमेंट थी एक माउंटेनियर के तौर पर। हाउ डिड शी फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑन माउंट एवरेस्ट, और उनको जब वो दुनिया के एक्चुअल में लिटरली जब दुनिया के टॉप पे खड़ी थी तो उनका फीलिंग कैसा था वो हमें बताना है। देखो संतोष यादव, अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, डिस्क्राइब द कंट्रास्टिंग साइट्स ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बौद्धनाथ स्तूप। ये वाला चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट 2 में से 1 करना है तो हम फर्स्ट वाला करेंगे। सेकंड वाले का मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, लेके रख लेना, जब हम पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यस, तो क्या है, Santosh Yadav is a remarkable mountaineer who became the youngest woman to climb Mount Everest twice. अभी
संतोष यादव एक बहुत ही जबरदस्त माउंटेनियर हैं जो बनती हैं द यंगेस्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, कि भाई सबसे यंगेस्ट मतलब जवान, इससे सबसे छोटी उम्र की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, वो भी 2 बार, नॉट अ सिंगल टाइम बट 2 बार। शी शोड डिटर्मिनेशन, करेज एंड डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन दिखाया, करेज दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया फ्रॉम एन अर्ली एज, स्टार्टिंग से ही, है ना, बचपन से ही देखा गया। हर अचीवमेंट्स इंक्लूड सेविंग लाइव्स ड्यूरिंग एक्सपेडिशंस। अब उनके अचीवमेंट के अंदर पहली चीज आती है कि उन्होंने जान भी बचाई एक्सपेडिशन के दौरान, अपनी जर्नी के दौरान माउंट एवरेस्ट की, एंड प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी प्रमोट किया कि वो 500 kg कचरा जो है नीचे लेकर आई थी। ऑन रीचिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट शी फेल्ट प्राउड एंड फुलफिल्ड। और जब वो एवरेस्ट की चोटी पर बैठी थी, वहां पर खड़ी थी, तो उनको बहुत ही प्राउड फील हुआ, फुलफिल्ड फील हुआ, होल्डिंग द इंडियन फ्लैग हाई विद अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, क्योंकि तब उन्होंने क्या किया हुआ था, उसको बिल्कुल आसमान में ऐसे पकड़ा हुआ था और उन्हें पता नहीं क्या ही फीलिंग आ रहा होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, अकम्प्लिशमेंट का एक सेंस, मतलब कि कर लिया यार, कर लिया, वो वाली फीलिंग थी। हर सक्सेस ब्रोक जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड इंस्पायर्ड मेनी यंग वुमेन अक्रॉस द कंट्री। उनका जो सक्सेस था, उन्होंने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़े कि भाई लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती, एंड इंस्पायर्ड मेनी यंग वुमेन, और बहुत सारी जवान महिलाओं को उन्होंने इंस्पायर किया अक्रॉस द कंट्री। संतोष जर्नी प्रूव्स दैट विद स्ट्रॉन्ग विल एंड हार्ड वर्क नथिंग इज इम्पॉसिबल। और संतोष की जर्नी ने ये क्लियरली प्रूव कर दिया कि स्ट्रॉन्ग विल और हार्ड वर्क से नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी चीज जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ अचीव किया जा सकता है, राइट? ये उन्होंने प्रूव किया। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्टिंग साइट्स एट द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बौद्धनाथ स्तूप। फटाफट से इसको देख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं वैसे भी पढ़ा देती हूँ आपको। एट पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज अ सेंस ऑफ chaos। पशुपतिनाथ टेम्पल पर अगर हम देखें, वहां पर थोड़ा सा chaos है, ठीक है। प्रीस्ट्स, डिवोटीज एंड एनिमल्स क्राउड द प्लेस, ये लोग वहां पे बहुत भीड़ कर देते हैं। साधुज पोज फॉर फोटोज एंड देयर आर रिचुअल्स हैपनिंग ऑल अराउंड। साधु जो है वो फोटोज के लिए पोज कर रही है, हर जगह कुछ ना कुछ रिचुअल चल रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट वहीं पर अगर हम बौद्धनाथ स्तूप देखें, इज काम एंड पीसफुल, वो बहुत ही शांत है, काम है, पीसफुल है। द इन्वायरमेंट इज क्वाइट, ऑर्डरली एंड मेडिटेटिव। तो वहां का आप जो वातावरण देखोगे वो बहुत क्वाइट है, मेडिटेटिव है, कि भाई ध्यान लगाने वाले टाइप का है, ऑर्डरली है। वाइल पशुपतिनाथ रिप्रेजेंट्स अ ट्रेडिशनल एंड बिजी हिंदू रिलीजियस साइट, जबकि पशुपतिनाथ पे हम देखें तो एक ट्रेडिशनल और बिजी हिंदू रिलीजियस साइट दिखता है वो, पर बौद्धनाथ पे अ बुद्धिस्ट श्राइन रिफ्लेक्ट्स पीस, सेरेनिटी एंड स्पिरिचुअल कामनेस जो है वहां पर दिखाई देती है। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने जरूरी हैं, सेरेनिटी, पीस, स्पिरिचुअल कामनेस, द कंट्रास्टिंग एटमॉस्फेयर्स ऑफ बोथ प्लेसेस। और ये जो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एटमॉस्फेयर हैं दोनों ही जगह के, हाईलाइट द डाइवर्सिटी इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स इन नेपाल। और ये कहीं ना कहीं क्या करती है कि जो भी अलग अलग प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है नेपाल के अंदर, उनके बारे में बताती है कि देखो हर एक जगह का अपना एक कल्चर है, अपना एक ट्रेडिशन है, और यही डाइवर्सिटी जो है इसी के लिए मुझे लगता है कि इंडिया जो है फेमस है काफी ज्यादा, एंड राइट, इसी के लिए हम जाने जाते हैं, विविधताओं का एक देश है हमारा। द ओल्ड पेंटर बर्मन डिड क्रिएट अ मास्टरपीस, हाउ फार डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट। अभी जो ओल्ड पेंटर था बर्मन, उन्होंने क्या किया, एक मास्टरपीस क्रिएट किया। हाउ फार डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट से कहां तक अग्री करते हैं। नंबर 2, सोसाइटी हैज पावर टू रिफॉर्म अ मैन। सोसाइटी के अंदर ये ताकत है कि वो एक इंसान को बदल सकती है। इलैबोरेट ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द बेगर। दी बेगर चैप्टर जो है वहां से आपको पढ़ के इसका बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। बर्मन वाला तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा था, द लास्ट लीफ। मैंने अभी आप लोगों के लिए कुछ दिनों पहले भी वन शॉट डाला है उसका, आप जाके देख सकते हो। चलिए, yes, Berman did create a true masterpiece, not just an art but an humanity। कहते हैं हाँ, बर्मन ने 100% हम कह सकते हैं एक सच्चा मास्टरपीस क्रिएट किया था, ठीक है, एक ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, एक नॉट जस्ट इन आर्ट बट इन ह्यूमैनिटी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसा बर्मन ने सोचा था वो वैसा मास्टरपीस तो नहीं था, बट एक्चुअल में वो एक मास्टरपीस ही था, क्योंकि उसने जान बचाई, एक उम्मीद दी मरते हुए इंसान को। सो व्हेन जॉन्जी, अ यंग सिक गर्ल, लॉस्ट द विल टू लिव थिंकिंग शी वुड डाई। जब जॉन्जी, एक जवान बीमार लड़की, उसकी जब हिम्मत टूट चुकी थी कि मैं अब नहीं जीना चाहती हूं, और उसने बोल दिया था कि ये जो आखिरी पत्ता गिरेगा ना,
मैं क्या करूंगी, इस दिन मर जाऊंगी। बर्मन पेंटेड अ रियलिस्टिक लीफ ऑन द वॉल, तो उसने उस वॉल पे किस तरीके का पत्ता बनाया उसको उम्मीद देने के लिए, जो बिल्कुल रियल लग रहा था, कि वो समझ ही नहीं पाई कि ये नकली है। शी बिलीव्ड द लीफ वाज रियल एंड सर्वाइव्ड, और उसने मान लिया कि वो जो पत्ता है वो रियल है और वो सर्वाइव कर गई, राइट। सैडली बर्मन कॉट न्यूमोनिया एंड डाइड, लेकिन सैडली क्या हुआ, बर्मन को न्यूमोनिया हो गया एंड वो मर गए, क्योंकि वो सारी रात जगकर तूफान में ठंडी हवा में वो बना रहे थे, और वो बहुत बड़ी उम्र के भी थे, 60 इयर्स के थे। बट हिज पेंटिंग सेव्ड जॉन्जीज लाइफ, लेकिन उनकी पेंटिंग ने जो है कहीं ना कहीं जॉन्जी की जिंदगी बचा ली। द लीफ वॉज मोर देन आर्ट, इट सिंबलाइज्ड करेज, सैक्रिफाइस एंड होप। तो वो सिर्फ एक पत्ती, ठीक है, वो आर्ट नहीं है, वो एक होप है, वो एक सैक्रिफाइस दिखाती है, वो करेज दिखाती है। His masterpiece was not displayed in galleries but etched in the hearts of those he helped. अभी उसका जो मास्टरपीस है वो किसी एक गैलरी के अंदर नहीं रखा है, पर उन लोगों के दिलों के अंदर है, राइट, जिसकी उन्होंने जान बचाई या हेल्प की। Therefore it was indeed a masterpiece in every sense, और इसीलिए हम 100% कह सकते हैं, हर सेंस में कह सकते हैं कि ये एक मास्टरपीस है, राइट। चलिए, सोसाइटी हैज पावर टू रिफॉर्म अ मैन, इलैबोरेट ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द बेगर। द स्टोरी बेगर बाय एंटन चेखव shows that kindness and empathy from society can reform even a hopeless person। कि अगर समाज जो है आपकी तरफ प्यार दिखाए, आपको दया दिखाए, आपको सिंपैथी दिखाए, आपकी तरफ रूड ना हो, तो मुझे लगता है कि वो बदल सकता है। Lashkov, a drunkard beggar, was given a chance by Sergei, a kind advocate, who offered him honest work। अभी क्या यहां पर बोल रहे हैं, लशकॉफ जो एक ड्रंकर्ड बेगर था, दारू वारू पीता था, वाज गिवन अ चांस बाय सर्जी, सर्जी ने उसको एक चांस दिया। अ काइंड एडवोकेट हु ऑफर्ड हिम ऑनेस्ट वर्क, जिसको काफी भाई ऑनेस्ट वर्क उसको दिया करने के लिए। ऑल्गा द कुक हेल्प्ड हिम साइलेंटली, चॉपिंग वुड फॉर हिम सो ही कुड अर्न, उसने उसको साइलेंटली मदद भी किया, भाई लकड़ी वकड़ी काट के देना ताकि वो पैसा कमा सके। द मोरल सपोर्ट एंड डिग्निटी दे गेव हेल्प लशकॉफ रीगेन सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जो मोरल सपोर्ट और डिग्निटी उन्होंने उसको दिया ना, उसकी वजह से ही उसके अंदर एक बदलाव आया। इवेंचुअली ही गेव अप ड्रिंकिंग एंड बिकेम अ नॉटरी, ड्रिंकिंग छोड़ दी और नॉटरी के काम में लग गया। देयर फेथ ट्रांसफॉर्म्ड हिम। द स्टोरी प्रूव्स दैट व्हेन सोसाइटी ट्रीट्स पीपल विद कंपैशन, और ये ही एक एग्जाम्पल है जो बताता है कि जब सोसाइटी लोगों को प्यार से ट्रीट करती है, कंपैशन के साथ ट्रीट करती है, एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है, इवन द मोस्ट ब्रोकन पीपल कैन चेंज। टूटे हुए से टूटा हुआ इंसान भी बदल सकता है। आजकल क्या हो गया, आजकल इतना बुरा हाल है कि बच्चे अगर कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो साथ के बच्चे पता नहीं किस किस तरीके से उनको मोलेस्ट करते हैं, किस किस तरीके से उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स के साथ। रिसेंटली मैंने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि लड़कियां आपस में ही दूसरी लड़कियों के वीडियोस वगैरह बनाकर उनको ब्लैकमेल कर रही हैं, या बॉयज़ हॉस्टल के अंदर आप देख लीजिए बहुत ही इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो बच्चों को मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर देती है। जो टीचर्स होते हैं या जो वहाँ के स्टाफ होते हैं या जो वहाँ के बाकी के काम करने वाले लोग होते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, किसी ना किसी को मतलब उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा तो यही मानना है, और अगर आप मेरी क्लास में आए हो, मैं ये चाहती हूँ कि आप सब बच्चे बस जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, आप एक बार ये सोच के कीजिएगा कि क्या आप वो चीज़ झेल सकते हो, ठीक है। क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप वो जो भी सामने वाले को जैसा भी बोल रहे हो, अगर वो आपको बोले तो आपको चलेगा क्या? आप सामने वाले को अगर परेशान कर रहे हो, अगर वो सेम चीज़ आपके साथ हो तो आपको चलेगा क्या? ठीक है, आप एक एक चीज बस एक बार ये सोच लीजिए कि क्या आपके अंदर वो पावर है, वो आप चीज अगर दे रहे हैं तो ले भी सकते हैं क्या? ठीक है, वो सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान का जो पेशेंस लेवल है, जो झेलने की ताकत है, वो आपके जितनी ही हो सकता है किसी एक जोक का बुरा आपको ना लगे, आपकी किसी एक बात का बुरा आपको लगे यार ये तो बहुत छोटी सी बात थी, बट सामने वाले इंसान के लिए वो बहुत बड़ी बात हो। आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता, वो उसका ट्रिगर्स नहीं पता है आपको। मैंने स्कूल्स में भी बच्चों को ये करते हुए देखा है, ठीक है, दूसरे बच्चों की किसी भी चीज का मजाक उड़ाते हुए, बुली करते हुए, टीज करते हुए। वी शुड नॉट डू दैट, उनके लुक्स को लेकर, उनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, उनके फाइनेंशियल स्टेटस के लेकर। भाई क्यों करना है तुम लोगों को? तुम्हें क्या पता वो बंदा कल को जाके बिलियनियर बन गया, तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी? समझ लो। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम की बात होती है, नहीं करना चाहिए, राइट? चलिए,
सो ये थे हमारे लिटरेचर के क्वेश्चंस जो अभी तक हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम करेंगे ग्रामर वाले क्वेश्चंस। आर यू गाइज रेडी? चलते हैं ग्रामर वाले क्वेश्चंस पर। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। रीडिंग स्किल्स बेस्ड यहाँ पे नहीं है। रीडिंग पे कहाँ आ गए हम? ग्रामर पे चलना था सर। ग्रामर 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 ग्रामर। Attempt any 10 of the following questions. Fill in the blank with the correct form of verb. ठीक है, कोई 10 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। The quality of these apples blank space not good. जो क्वालिटी है इन एप्पल्स की is not good, been not good, are not good या were not good. The quality, अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो क्वालिटी है इन एप्पल्स की ब्लैंक स्पेस नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है। ब्लैंक स्पेस नॉट गुड। अब यहां पर इट्स नॉट अबाउट दिस, इट्स अबाउट दिस। जो मेन सब्जेक्ट है आपका वो है क्वालिटी, तो सिंगुलर लगेगा। सो द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज नॉट गुड। वो क्या है? सही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? आपको फाइंड आउट करना होता है आपका एक्चुअल में सब्जेक्ट जो है वो क्या है। ठीक है, जो नाउन यहाँ पे बात होती है ना कि भाई हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पर जो है बात दीज एप्पल्स की नहीं हो रही है, बट इन एप्पल्स की क्वालिटी की बात हो रही है। तो हम जो वर्ब लगाएंगे बेटा वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the conversation between a principal and his student. Complete the sentence by reporting the principal's query correctly. Principal, why were you absent last week? Student, I was absent because I was not well. The principal asked the student blank space. The student replied that he had been absent because he had not been well. चलिए, अब यहां पर तो इसने कर दिया, आपको यहां पर बताना है Why were you absent last week? इसको अगर आपको इनडायरेक्ट में बदलना होगा तो आप कैसे बदलोगे? बस आपको इसमें और इतना सोचने की, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने की इन्हें जेन्युइनली जरूरत भी नहीं है, बट ये बना देते हैं आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा परेशान करने के लिए। बट आपको सिर्फ ये देख लो कि अगर आपको सिर्फ ये सेंटेंस दिया जाए चेंज करने के लिए तो आप कैसे करोगे। WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट? Why were you absent last week? सोच और जवाब दो। बताइए, दैट लगेगा क्या? दैट लगेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हम हटा देंगे। बाकी 3 में से बताइए। Why were you absent? क्या has been absent the previous week आएगा क्या? has been में प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा क्या? वो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, why he had been absent the previous week, why he had been absent the last week। आप लोग इन दोनों में से चूज करके मुझे बताइए कि कौन सा आंसर यहां पर होगा। यू क्या है? सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? ही। वाई ही बनाओ, जल्दी से बनाओ। वाई वर यू एब्सेंट लास्ट वीक? वाई, जल्दी से। लास्ट वीक किस में बदल जाएगा? यस, द प्रीवियस वीक में बदल जाएगा। द लास्ट वीक किस में बदल जाएगा? दी प्रीवियस वीक में। सो व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट दी प्रीवियस वीक, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस। बताइए, वी ब्लैंक स्पेस टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। अभी देखो, कोई एक कंप्लीटेड एक्शन आपको बताया जा रहा है। ये एक ऐसा एक्शन है जो पिछले महीने खत्म हो चुका है, पूरा खत्म हो गया, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई और बात इसमें बताई नहीं जा रही है ना। इसमें एक पूरा कंप्लीटेड एक्शन बताया जा रहा है और टाइम भी बताया जा रहा है। बताइए क्या करेंगे आप? वी, वेरी गुड, वेंट टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस। पास्ट सिंपल का आप इसमें यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। किस वजह से लगाएंगे? एक कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम यही करते हैं, कंप्लीटेड एक्शन के लिए ऐसा ही किया जाता है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। 2 years have passed since he blank space here. 2 years have passed, 2 साल हो गए हैं, बीत गए हैं 2 साल। क्या? since he blank space her,
उसको यहां पर आए, उसको यहां पर आए। सोचिए क्या होगा, 2 साल बीत गए हैं since he came here, option number C, since he came here, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, he said to his friend please wait for me, reported speech। अब आपको यहां पर इंपैरेटिव सेंटेंस दिख गया है, इसके अंदर एक रिक्वेस्ट आपको दिख रही है, आप कैसे चेंज करोगे, he requested, said to क्या हो जाएगा, he requested his friend, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लग जाएगा, to wait for him आ जाएगा, मी की जगह, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, सो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम, ऑप्शन नंबर यस डी यहां पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन जो एंड जॉर्डन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करते हैं बेटा, रिपोर्टेड वर्ब जो होती है उसको हम चेंज करेंगे, प्लीज की वजह से वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, देन हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, दैट्स व्हाई टू वेट फॉर हिम। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सन रूल के अकॉर्डिंग लग जाएगा ना, 1 2 3 है ना। चलो नेक्स्ट है, जो डू यू नो इटालियन, जॉर्डन आई डू नॉट स्पीक इटालियन। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट नोइंग इटालियन, जॉर्डन सेज दैट, बताइए, रिपोर्ट द डायलॉग इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट नोइंग इटालियन। अभी ये क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जॉर्डन ने क्या रिप्लाई किया, आई डोंट स्पीक इटालियन। बताइए, जॉर्डन सेज दैट, जॉर्डन सेज दैट, ये ऑप्शन ही क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, राइट यस, ये ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। लेट मी चेक, क्या इसके दूसरे ऑप्शंस थे, मैं देख लेती हूँ एक बार। वो पेपर में कॉपी वगैरह करते हैं ना उस टाइम पे, मतलब पीपीटीज के अंदर जब हम डेटा डाल रहे होते हैं तो तब थोड़ा हो जाता है, ठीक है, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ दिया हुआ है क्या, मिलेगा तब ना, मिलेगा तब, है ना, एक सेकेंड, ऑप्शंस, यस, तो ये तो ऑप्शंस वैसे भी नहीं दिए हुए हैं, वो गलती से यहां पर आ गए हैं, पेपर के अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हम इसको हटा देते हैं, आप ऑप्शंस को मत देखिए, हम ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, हम सीधा सीधा जॉर्डन इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट नोइंग इटालियन, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जॉर्डन कहता है कि, अब यहां पर ही आपका मेन चीज आ गया है, सेज लिखा हुआ है, तो जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो क्या होता है, हम टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। तो यहां पर लिखा है आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या बन जाएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, जॉर्डन, सो कैसे बन जाएगा, इटालियन, नोइंग इटालियन, जॉर्डन सेज दैट ही डजंट स्पीक इटालियन, यहां पे पूरा लाइन में लिख दो, he doesn't speak Italian। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, ये यहाँ पे हटेगा, ये हट जाएगा, ठीक है, राइट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से दे रखा है। अच्छा ये देखा, ये गलतियां हो जाती है हम लोग जब बनाते हैं ना, तो ये यहाँ पर वाले ऑप्शंस आगे के क्वेश्चन वाले ऑप्शन थे जो इस वाले में पेस्ट हो गए, ठीक है। चलिए, माई ब्रदर इज एन ऑथर, ही ब्लैंक स्पेस मेनी बुक्स, मेरा भाई जो है वो एक ऑथर है और उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। बताइए, माई ब्रदर इज एन ऑथर एंड he has written many books, और उसने बहुत सारी किताबें लिखी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक. द क्राउड, ब्लैंक स्पेस, द पुलिस बैरियर्स एंड अटैक्ड द हंटर्स. ब्रोक अप, ब्रेक अप, ब्रेक थ्रू, ब्रोक थ्रू. कौन सा फ्रेज आएगा यहां पर बताइए. द क्राउड ब्रोक अप, ब्रेक अप, ब्रेक थ्रू या ब्रोक थ्रू. द क्राउड, ब्लैंक स्पेस, द पुलिस बैरियर्स एंड अटैक्ड द हंटर्स. सोचिए और जवाब दीजिए, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अब बहुत सी बार ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि ना मैम हमें तो ये चीज़ें पता ही नहीं है, या हमें तो ये वाले फ्रेजेस के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम क्या करें. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए. जितना रीड करेंगे उतना ज़्यादा बेटर आप होंगे इन चीज़ों में. फैक्ट है बेटा ये. जितना ज्यादा. अब इसके अलावा ना अब बच्चे क्या सोचते हैं कि कोई इजी तरीका मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा मुझे टैबलेट मिल जाए जिसे मैं खाऊं और मेरा काम हो जाए. बट ऐसा नहीं होता. हर एक चीज के लिए आपको टाइम देना पड़ता है और आपको मेहनत भी लगानी पड़ती है ना, तभी कोई चीज जो है वो आप अचीव कर पाते हो. बताइए. यस, तो ब्रोक थ्रू आएगा ऑप्शन नंबर डी. द क्राउड ब्रोक थ्रू. ब्रोक थ्रू मतलब होता है फोर्सिबली कोई एक चीज, मतलब कोई भी एक ऑब्स्टिकल है ना, अगर बीच में कोई एक बैरियर है तो फोर्सिबली उसको पार करना. ठीक है. यस, सो फोर्सफुली पास एन ऑब्स्टिकल और अ बैरियर. तो यहां पर फोर्सफुली ही उसने किया है. सो द क्राउड ब्रोक थ्रू द बैरियर्स एंड अटैक्ड द हंटर्स. ऑप्शन नंबर डी आएगा यहां पर. आप लिख दीजिए एंड ध्यान दीजिएगा वापस से. ब्रोक थ्रू का मतलब क्या है? फोर्सफुली. ठीक है. फोर्सफुली क्या करना बताइए जल्दी से. फोर्सफुली क्या करना? कोई भी ऑब्स्टिकल या बैरियर क्रॉस करना. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. यू ब्लैंक स्पेस टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट. You can't to eat to live, you might to eat to live, you should to eat to live, या you would to eat to live, not live to eat. I think कुछ तो है इसके अंदर गड़बड़, है ना. टू नहीं आना चाहिए. पर तुम एक बार रुक जाओ, क्वेश्चन देख लिया जाए. वहां पर ये गलतियां हो जाती हैं इसके अंदर जब भी हमें. ठीक है, एक दिन पेपर मिल जाएगा ना मुझे तो मेरा काम हो जाएगा. बट वो पेपर मिल नहीं रहा है. यस, पेपर मिल जाता तो काम हो जाता. मैंने बोला है उनको वो पेपर भेजने के लिए. ठीक है, जहाँ से हमने ये बनाया है. यस, बताइए बेटा. क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर टू नहीं आएगा, है ना. तो अब हम इसका आंसर कर सकते हैं. यू ब्लैंक स्पेस ईट टू लिव, क्योंकि टू ईट टू लिव तो नहीं होगा. तो तभी मैं क्वेश्चन देख रही थी क्या सैम्पल पेपर में भी गलत दिया हुआ है. तो बिल्कुल सैम्पल पेपर में टू ईट टू लिव हुआ है, जो कि मिसप्रिंट हो सकता है. सो यू शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट. तो ये एक तरीके से सजेशन है, इसीलिए हम यहाँ पर शुड लगाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए. आपको खाना खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, ना कि जिंदा रहना चाहिए खाना खाने के लिए. ठीक है, तो ये एक मोरल रिकमेंडेशन हम बोल सकते हैं, या एक सजेशन या एडवाइस हम बोल सकते हैं, जिसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं. ठीक है, सजेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, मोरल रिकमेंडेशन हो सकता है. ठीक है. ओके, आज मेरा एक और पार्सल आने वाला है. आई लव इट. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस. अब आपको इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. एवरीबडी वाज प्रेजेंट, नोबडी वाज एब्सेंट. इधर ये आंसर लिख दिया. सो एवरीबडी वाज प्रेजेंट का आ जाएगा नोबडी वाज एब्सेंट. बहुत सी बार इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना चेंज दी सेंटेंस के, इसके अंदर जब आपको नेगेटिव बनाने के लिए दिया जा रहा है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा. मैं आपको अभी बता देती हूँ. इसके अंदर ना मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. दोनों का अगर आप मीनिंग देखोगे ना तो मीनिंग सेम है. सब लोग प्रेजेंट थे, कोई भी एब्सेंट नहीं था, है ना. कोई भी एब्सेंट जो है
वो नहीं था, हम ऑपोजिट यूज कर लेते हैं और नेगेटिव यूज कर लेते हैं। तो नेगेटिव और ऑपोजिट जो है वो यूज होता है जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाएगा। तो एवरीबॉडी का हमने नोबडी कर दिया जिससे वो नेगेटिव हो गया, एंड प्रेजेंट का हमने एब्सेंट कर दिया जिससे वो ऑपोजिट हो गया, और इसी तरीके से हमारा सेंटेंस बदल गया। एक नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम लिख देते नोबडी वॉज प्रेजेंट तो मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका ऑपोजिट डालना चाहिए सो दैट मीनिंग ना बदले। तो अगर नेगेटिव बनाने के लिए दे रहा जा रहा है तो उसे नेगेटिव के साथ ऑपोजिट भी ऐड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। यू ब्लैंक स्पेस कंसल्ट द thesaurus if you need groups of synonym for those words. You had to, you need to, you used to या you might। बताओ, had to, need to, might सोच के जवाब देना, ऐसे मुंह उठा के जवाब मत देना मेरी बच्चों, मेरे को थोड़ा सा दुख हो जाता है फिर, है ना। बिल्कुल, you need to, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, जरूरत है इस चीज की, you need to do that. So you need to consult the thesaurus if you need group of synonym for those words. चलिए नेक्स्ट बनते हैं। एवरीबॉडी ब्लैंक स्पेस कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के साथ आप क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर, कीन, एवरीबॉडी हैज कीन, एवरीबॉडी इज कीन टू पार्टिसिपेट। क्या लगता है इसके बाद, सिंगुलर लगता है वर्ब, एवरीबॉडी। ठीक है, एवरीबॉडी, समबॉडी, इनके बाद क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। यस, चलिए ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट वन। One of your friends, Raman, is very gentle and polite to you. You regard him as your best friend. Describe him in 100 to 200 words. अब ये राइटिंग सेक्शन का आ गया है और हमें क्या बोला जा रहा है, हमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए बोला जा रहा है हमारे एक दोस्त के ऊपर, जिसमें हमें ये फॉलोइंग चीजें उसके बारे में बताई है। अब राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स अबाउट योर होम टाउन। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है कि 100 से 120 वर्ड्स के अंदर हमें हमारा डिस्क्रिप्शन देना है होम टाउन का। टेक द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द इनपुट। लखनऊ, कैपिटल ऑफ यूपी, भूल भुलैया, अंबेडकर पार्क, गोमती रिवर, मेट्रो एंड अमीनाबाद। अब मैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जब इस तरीके के दिए होते हैं, जब भी हमें एनालिटिकल पैराग्राफ दे रखे हैं या इस तरीके के जो काम आते हैं ना, उसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आपको हिंट्स दिए हुए हैं ना, हर एक हिंट से एक एक लाइन बना दो। ठीक है, हर एक हिंट से एक एक लाइन बना दो, उसके अंदर 2-3 चीजें ही आपको ऐड करनी पड़ेगी, एज इन एक सेंटेंस के अंदर उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए पहले हम करेंगे कि वन ऑफ योर फ्रेंड्स रमन इज अ वेरी जेंटल एंड पोलाइट टू यू। You regard him as your best friend. Describe him 100 to 120 words. मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जब बताए थे तो उसके अंदर बताया था, जब भी आपको किसी भी इंसान का डिस्क्रिप्शन देना होता है ना, तो आप कोशिश किया कीजिए, पहले तो आप उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जरूर बताइए कि वो किस तरीके का दिखता है। ठीक है, फिर आप उसके कैरेक्टर के बारे में बताइए कि वो किस तरीके का उसका कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद आप बताइए कि आपकी लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप लोग अब बेस्ट फ्रेंड बने तो आप लोग बेस्ट फ्रेंड कैसे बने, वो आपकी कैसे हेल्प करता है। ठीक है, आप लोग कैसे कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, आप अपने मोमेंट्स के बारे में बताइए। इस तरीके से आप अपना एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड इज रामन, ही इज वेरी, तो आप यहां पे पैराग्राफ ऑन मत लिखिएगा। ठीक है, आप लिखिएगा सीधा माय बेस्ट फ्रेंड रामन। ठीक है, सीधा क्या लिखोगे, माय बेस्ट फ्रेंड रामन। हाँ या ना, चलो। माई बेस्ट फ्रेंड इज रामन, ही इज वेरी जेंटल एंड पोलाइट, ही ऑलवेज स्पीक्स काइंडली टू मी। वो बहुत ही जेंटल है, पोलाइट है, बहुत ही प्यार से मुझसे बात करता है, एवरीवन सबसे बात करता है, नेवर मिसबिहेव, कभी भी मिसबिहेव नहीं करता। ठीक है, इससे पहले आप इसका फिजिकल अपीयरेंस भी बता सकते हो। रमन हेल्प्स मी विद माई स्टडीज एंड शेयर्स हिज थिंग्स हैप्पीली। अच्छा, एक चीज और, यूजुअली ना हम फिजिकल अपीयरेंस उनमें भी बताते हैं, जैसे जब हमें किसी एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में, मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में, मान लीजिए भगत सिंह जी के बारे में, या मान लीजिए कि
एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में अगर हमें बताया जा रहा है तो हम जरूर उनके फिजिकल अपीयरेंस और किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे ये जरूर बताएंगे। बट यहां पर आप ये चीज अवॉइड कर सकते हैं, मैं तो बोलूंगी कि बता देना चाहिए कि वो लंबा है, रंग गोरा है, घुंघराले बाल हैं, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इसीलिए होते हैं कि आप किसी चीज को इस तरीके से बताएं कि सामने वाले इंसान के दिमाग में आपका एक इमेज बन जाए, राइट। तो बस उनमें तो ये बहुत ही जरूरी है फिजिकल अपीयरेंस, जो भी एक फेमस पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन अगर आ रहा है उसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रमन हेल्प्स मी विद माय स्टडीज एंड शेयर्स हिज थिंग्स हैप्पीली। रमन जो है वो मेरी स्टडीज में मेरी मदद करता है, राइट, और अपनी चीजें मेरे साथ खुशी खुशी शेयर करता है। ही इज ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। बहुत ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है और हमेशा सच बोलता है। इन क्लास ही इज द टीचर्स फेवरेट बिकॉज ही ऑबेज द रूल्स एंड कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम। टीचर का बहुत फेवरेट है भाई, देखो, क्योंकि हमेशा सारे रूल्स फॉलो करता है, ऑबे करता है सभी टीचर्स को, अपना काम टाइम पे कंप्लीट करता है। वी प्ले टुगेदर ड्यूरिंग द ब्रेक एंड वॉक होम आफ्टर स्कूल। हम ब्रेक के बाद खेलते हैं और घर भी साथ जाते हैं। Whenever I feel sad, he cheers me up. I am lucky to have a friend like Raman and I hope our friendship lasts forever. आया समझ में? आया या नहीं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई होम टाउन इज लखनऊ, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरा होम टाउन लखनऊ है, उसका कैपिटल उत्तर प्रदेश है। इट इज अ सिटी नोन फॉर इट्स रिच कल्चर, हिस्ट्री एंड फूड। अब ये एक ऐसी जगह है जो अपने कल्चर, हिस्ट्री और फूड के लिए बहुत फेमस है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन लखनऊ इज दी भूल भुलैया। सी, अब हमने बोला था ना, तो हमने भूल भुलैया को कैसे यूज कर दिया। बहुत फेमस एक मॉन्यूमेंट है लखनऊ के अंदर, भूल भुलैया, ठीक है। 12 इमाम बाड़ा, which attracts many tourists, जो बहुत सारे टूरिस्ट जो है उन्हें देखने के लिए वहां आते हैं। द अम्बेडकर पार्क इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट। अम्बेडकर पार्क एक बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने के लिए। एंड द गोमती रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी, और जो गोमती रिवर है वो बिल्कुल सिटी से फ्लो होके जाती है। एडिंग टू इट्स ब्यूटी, लखनऊ ऑल्सो हैज अ मॉडर्न मेट्रो सिस्टम, और इसी में खूबसूरती एड करता है उसका मॉडर्न मेट्रो सिस्टम इजी ट्रैवल के लिए। वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट्स इज is अमीनाबाद, वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट्स। हम बोल सकते हैं कि सारी बिजिएस्ट मार्केट्स में से एक मार्केट जो है मार्केट्स इज अमीनाबाद, वेयर यू कैन बाय क्लोथ्स, जहां पर आप जो है कपड़े खरीद सकते हैं, ज्वेलरी एंड डिलिशियस फूड आप खा सकते हैं। आई लव माई होम टाउन बिकॉज इट हैज बोथ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, इट इज ट्रूली अ स्पेशल वन। ये बहुत ईजी होता है, मुझे लगता है बच्चे इजीली कर लेंगे, ठीक है। यप, ठीक है, यस, हाँ बेटा। वन ऑफ दी के बाद हमेशा आप देखेंगे कि प्लूरल नाउन का ही यूज होता है, ठीक है, इसीलिए यहां पर मार्केट्स आ रहा है। यप, एंड वर्ब आएगा सिंगुलर। मुझे ये याद नहीं रहा था। चलो आगे बढ़ जाएं। राइटिंग सेक्शन हो गया, ग्रामर हो गया, लिटरेचर हो गया। अब हमारा सिर्फ अनसीन पैसेज बचा हुआ है, तो स्टार्ट करें हमारे अनसीन पैसेज को। फटाफट से देखिए क्या कहता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं कि कैसे आप कोई भी एक अनसीन पैसेज जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप अपना अनसीन पैसेज जो है पूरे तरीके से रीड कर लें। स्टार्टिंग के कितने मिनट्स में? 15 मिनट्स में। आप पेपर जब पूरा पढ़ रहे हैं तो एक बार आप उसी टाइम पे अपना अनसीन पैसेज जरूर पढ़ लीजिए। चलिए अभी हम एक बार रीड करते हैं। In acupuncture, no drug is injected into the body, so it has no adverse effects. The stimulation of acupuncture points was done so far by very thin, sharp silver needles. The prick is almost painless, but now techniques like the use of laser beams without using needles are being used, in which there is no prick, no pain. These are readily acceptable to children and those patients who are scared of needles. For every patient, there is separate set of needles which is sterilized after every use, so there should not be any fear of infection.
Initially, 3 or 4 courses of acupuncture treatment are given. One course is of 10 days to control asthma, and usually the patient is off medicine by that time. After this, one sitting weekly or fortnightly is continued for some time, so as to prevent relapse at the time of Holi or Diwali, when there is a change of season. There is a tendency of relapse. So once, twice a week, sittings are given during the period of 3 seasons, which generally results in an almost cure in the children and young patients up to the age of 25 to 30 years. Relapses are generally unusual in older age groups, though some damage to lungs has been done due to prolonged disease and medication, yet considerable improvement is possible, resulting in decrease in severity एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स. तो हमें पता चल गया कि भाई एक्यूपंक्चर के फायदों के बारे में बताया हुआ है, कैसे कैसे इसका यूज होता है, किस किस टाइम पे इसको करवाना पड़ता है. चलो ठीक है, हमें पता चल गया. एक्यूपंक्चर हैज नो एडवर्स इफेक्ट्स बिकॉज एक्यूपंक्चर का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि only needles are used, no drug is injected, no pricks are made in the body is not touched at all. तो अभी हम एक बार ना एडवर्स इफेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे. क्या यहां पर दिया हुआ है? यस, ये रहा, मुझे फर्स्ट लाइन में ही दिख गया एडवर्स इफेक्ट. तो मेरा आंसर क्या है कि इन एक्यूपंक्चर नो ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी. कोई भी ड्रग इंजेक्ट नहीं होता है बॉडी में, सो नो ड्रग इज इंजेक्टेड. ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Laser beams are acceptable to those patients who are scared of needles, are childish, cannot bear any pain, do not need needles. तो अभी हम देखते हैं लेजर बीम्स हमें कहाँ दिया हुआ है. हमें हमेशा वो कीवर्ड्स और वो की फ्रेजेस ढूंढने होते हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन में से वो कीवर्ड्स और की फ्रेजेस निकालने होते हैं जहां से हम क्या करें, हम अपना आंसर ढूंढ सके पैसेज के अंदर. तो चलिए यहां पर आप लेजर बीम बताइए. सामने ही दिख गया होगा आपको, तुरंत दिख गया होगा. ठीक है. सो द प्रिक इज ऑलमोस्ट पेनलेस, कि वो जो नीडल से जो भी करते हैं ना वो पेनलेस ही होता है ऑलमोस्ट. बट नाउ टेक्निक्स लाइक द यूज ऑफ लेजर बीम्स, लेकिन अब नई टेक्निक्स जैसे लेजर बीम्स जो हैं जिनमें नीडल्स यूज नहीं होती, आर बीइंग यूज्ड इन विच देयर इज नो प्रिक नो पेन, जिसके अंदर कोई चुभाना नहीं पड़ता, कोई पेन नहीं होता. These are readily acceptable to children and those patients who are scared of needles. तो ये किसके लिए? बच्चों के लिए और उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें सुई से डर लगता है. आपको लगता है सुई से डर, तो ये किसके लिए है बेटा? Are scared of needles, जो needles से डरते हैं. Are childish, cannot bear any pain, do not need needles. So जो needles से डरते हैं उनके लिए. Next question. Acupuncture treatment continues for some time so that acupuncture का treatment जो है ये लगातार चलता है कुछ समय के लिए. बताइए, ताकि the patient does not need any medicine, the patient gets used to it, there is no chance of relapse, या the patient is cured forever. सोचिए, acupuncture treatment continues for some time, acupuncture treatment लगातार चलता है कुछ समय के लिए, so that ताकि the patient does not need any medicine, जो पेशेंट है उसको कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है. पेशेंट गेट्स यूज्ड टू इट, पेशेंट इसका आदी हो जाता है. देयर इज नो चांस ऑफ रिलैप्स, या द पेशेंट इज क्योर्ड फॉर एवर. तो अभी हम देखते हैं ट्रीटमेंट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम. कहां पर लिखा है यहां पर? बताइए. बताओ, यहां पर कहीं दिख रहा है आपको उस चीज के बारे में बात की गई है? नहीं, यहां पर दिख रहा है जल्दी से. यहां पे हर जगह यही बोला जा रहा है कि भाई रिलैप्सेस रिलैप्सेस रिलैप्सेस, ये वाली बात हो रही है. बताओ, क्वेश्चन के अंदर हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? एक्यूपंक्चर, यस, ट्रीटमेंट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम सो दैट देयर इज नो चांस ऑफ रिलैप्स. थोड़े समय तक चलता है ताकि रिलैप्स का कोई चांस ना हो. अगला क्वेश्चन. सिवियरिटी मीन्स सीरियसनेस, एक्यूटनेस, हार्शनेस, अनकाइंडनेस या एक्सट्रीम्स. सिवियरिटी का क्या मतलब होता है? सीरियसनेस. ऑप्शन नंबर ए. कर पा रहे हो? इन ओल्डर पेशेंट्स समटाइम्स द लंग्स आर कंप्लीटली डैमेज्ड, रिलैप्सेस डू अकर, ट्रीटमेंट इज अनसक्सेसफुल, डेथ अकर्स. अब ओल्डर पेशेंट्स के अंदर क्या होता है? जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या होता है? relapses are generally unusual in older age group, though some damage to lungs has been done due to prolonged disease. क्योंकि कुछ डैमेज ऑलरेडी लंग्स को हो चुका होता है, बहुत लंबी बीमारियां जब चल रही होती है और मेडिकेशन चल रही होती है. येट कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट पॉसिबल है
जिसकी वजह से उसका जो सीरियसनेस है वो कम हो सकता है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स भी कम हो सकते हैं। तो यस, हमारा आंसर यहां पर है कि रिलैप्सेस होते हैं क्योंकि बहुत लंबी बीमारियां जो है वो उनकी चल रही होती हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, what is the duration of course of acupuncture? 10 days, 12 days, 3 to 4 days या 20 days? तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के अंदर हम भाग जाते हैं वापस से पैसेज पे। कहां दिया हुआ है, क्या यहां पर ड्यूरेशन दिया हुआ है? There should not be any fear infection. The course of acupuncture treatment are given. One course is of 10 days. Option number A. Right? Next one. At what time of the year the chance of relapse is more? कब, किस समय पर रिलैप्स का चांस बढ़ जाता है? होली टाइम, एट द दिवाली, बोथ ए एंड बी, नो सच टाइम। हमने पढ़ा था अभी, है ना, कहां पर बढ़ जाता है चांस जो है? दिवाली होली के बारे में बात हुई थी ना, यहां पर कहां गया? ढूंढो ढूंढो, कंफर्म करना जरूरी है ना, ऐसे बिना कंफर्म किए। ये रहा, एट द टाइम ऑफ होली और दिवाली व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ सीजन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलैप्स, रिलैप्स होने के चांस हो जाते हैं। सो यस, हम आ जाएंगे हमारे आंसर पर, बोथ ए एंड बी, एट द टाइम ऑफ होली एंड एट द दिवाली टाइम। दोनों ही आंसर्स यहां पर पॉसिबल हैं। राइट है या नहीं है पॉसिबल? बताइए, पॉसिबल है ना? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड इन द पैराग्राफ इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नीडल फ्री फ्रॉम कंटैमिनेंट्स? क्या प्रोसेस यूज किया जाता है पैराग्राफ के अंदर जो बताया है जिसकी वजह से कंटैमिनेट ना हो वो? रिलैप्स, स्टरलाइज, एज्मा, सिटिंग। बताइए। क्या किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नीडल फ्री फ्रॉम कंटैमिनेशन? फ्री फ्रॉम कंटैमिनेशन के लिए स्टरलाइज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिलैप्सेस, रिलैप्स का मतलब क्या होता है? वो वापस से खराब हो जाना कंडीशन। ठीक है, तो रीअकरेंस, रिकवर, ट्रीटमेंट या क्योर? बताओ। बिल्कुल, रीअकरेंस। ठीक है, यस। सिनोनिम क्या हो गया? ऑपोजिट नहीं, सिनोनिम पूछा, इसीलिए रीअकरेंस की वापस से वो बीमारी आ जाना या वापस से वो प्रॉब्लम आ जाना, दैट इज रिलैप्स। ठीक है, चलिए द एंटोनिम ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, ऑपोजिट पूछा है। अब प्रोलॉन्ग्ड का एंटोनिम क्या होगा? क्रॉनिक, शॉर्टर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन या परमानेंट? क्रॉनिक, शॉर्टर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन या परमानेंट? बताइए क्या होगा? द एंटोनिम ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इज, प्रोलॉन्ग्ड का एंटोनिम क्या होगा? क्रॉनिक, शॉर्टर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन या फिर परमानेंट? प्रोलॉन्ग्ड, लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑप्शन नंबर। प्रोलॉन्ग्ड डिजीज शॉर्टर ड्यूरेशन कैसे हो सकता है? प्रोलॉन्ग्ड डिजीज होता है कोई भी डिजीज जो बहुत ही लंबे समय से आपका क्या कर चुका है? सब कुछ खराब कर चुका है। हाँ, तो अच्छा एंटोनिम पूछा है ना, मैं भूल क्यों जाती हूँ? यही गलतियां मैंने अभी वाले एग्जाम में भी की थी, आप लोग मत करना यार प्लीज। अभी पिछले वाले में भी मैं सिनोनिम सोचना भूल गई थी, आपके बारे में एंटोनिम। तो प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा ड्यूरेशन, तो ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्टर ड्यूरेशन। चलिए नेक्स्ट पढ़िए फटाफट से, पैसेज आप लोगों के सामने है, आप खुद पढ़ेंगे एंड देन आंसर करेंगे। मेंटेनिंग अ बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन एक्सपेंसिव टास्क and your HVAC, heat, ventilation and air conditioning system is a key part of these costs. But replacing an outdated system with new efficient units and advanced controls will benefit your organization in many ways. Second paragraph है, on an average, HVAC equipment accounts for up to 44% of a business. Monthly energy expenditures, immediate energy savings will be realized with a new efficient system. New systems use motors and compressors with less energy consumption than their counterparts designed and manufactured a decade ago. Further savings will be seen with advanced variable frequency drives and energy management system. Next page पे आते हैं. Natural resources conservation benefits us
and our environment. New high efficiency equipment and design strategies reduce overall energy consumption and environmental impact. Green HVAC systems save money and reduce environmental impact when designed, installed and maintained properly. Programmable thermostats are a simple upgrade allowing you to control the system based on time. In the summer, if your business is closed from 8 p.m. to 6 a.m., set the programmable thermostat cooling point higher. If the unit is not running, it will not use energy. Greater savings will be seen with advanced designs and controls. Zoning systems allow one system to maintain different temperatures in different locations. Paragraph 5 क्या कह रहा है? Property values are based on location and the infrastructure in place. A new energy efficient system will increase the building value if you lease or sell. In retail situations, even temperatures and proper ventilation will put your customers at ease. A customer that is uncomfortable may not return, and a loyal customer is worth 10 times their initial purchase. Performance gains will be seen in both process and employees, right? Maintaining proper coolant temperature in machine equipment will reduce tool wear and increase product quality. Worker performance will always increase. Employees are more productive without the added stress of an uncomfortable work environment. Last है, with aging, systems and components wear out. मतलब वो पुराने हो जाते हैं. Repairs will be needed. Before committing to a repair, it is advisable to compare the service cost versus the replacement cost. The replacement system's energy savings alone may pay for itself within a few years. तो ये था पूरा पैसेज. अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. पढ़ लिया हमने एक बार पूरा पैसेज, है ना? The author in the given passage wants to highlight. क्या highlight करना चाहते हैं? Benefits of energy conservation, how one can manage finances in an organization, energy conservation through advanced HVAC equipment या the importance of maintenance. Clearly हमें दिखा होगा, आपको इन तीनों चारों ऑप्शंस में से एक चीज तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी. Maintaining a business infrastructure is an expensive task and your HVAC system is a key part of these costs. तुम्हारा जो ये हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग है ना, ये सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकी कॉस्ट का. बट रिप्लेसिंग एन आउटडेटेड सिस्टम विद न्यू एफिशिएंट यूनिट्स एंड एडवांस्ड कंट्रोल्स विल बेनिफिट योर ऑर्गेनाइजेशन इन मेनी वेज. सो ऑन एन एवरेज HVAC इक्विपमेंट अकाउंट्स फॉर अप टू 44% ऑफ बिजनेस मंथली एनर्जी एक्सपेंडिचर, की इसमें सारा पैसा लग जाता है. इमीडिएट एनर्जी सेविंग्स विल बी रियलाइज्ड विद अ न्यू एफिशिएंट सिस्टम. अब नया एफिशिएंट सिस्टम से हम इसे ठीक कर सकते हैं. यूज मोटर्स एंड कंप्रेसर्स विद लेस एनर्जी कंजम्पशन. तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस के अंदर आपको क्लियरली पता चलेगा कि एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू एडवांस्ड HVAC इक्विपमेंट की बात हो रही है. कि HVAC इक्विपमेंट तो जरूरी है बट एडवांस लेवल के जरूरी है जिससे एनर्जी बचाई जा सके. अदरवाइज बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर इसके अंदर ही लग जाता है. नेक्स्ट क्या है? द पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप परसेंटेज ऑफ एवरेज बिजनेस एनर्जी कंजम्पशन. Accordingly, which of the following components consumes the maximum energy? कि इनमें से कौन से components जो हैं वो maximum energy consume करते हैं? कौन से components इनमें से maximum energy consume करते हैं? तो अभी आपके सामने जो पाई चार्ट है ना, ये आप लोगों को शायद से थोड़ा सा लग सकता है. जैसे कूलिंग का यहाँ पर दिया हुआ है 17%, ठीक है, यहाँ पे लाइटनिंग का 17%, ये ऑफिस इक्विपमेंट का दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है. तो पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है इसलिए हमें नहीं पता चल रहा है. सो हम इस क्वेश्चन को आपको बता देते हैं. हीटिंग पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप परसेंटेज ऑफ एवरेज बिजनेस एनर्जी कंजम्पशन. अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कंज्यूम्स द मैक्सिमम एनर्जी. मैक्सिमम एनर्जी कौन सा कंपोनेंट कंज्यूम कर रहा है? तो हम उससे देख सकते हैं, परसेंटेज से. ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज हीटिंग हम बोल सकते हैं. यहां पर सही जवाब है. ठीक है, चलिए ओके. नेक्स्ट वन, द पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप परसेंटेज
ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कंज्यूम्स द मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कौन कंज्यूम करना है बेटा? कलर से आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट मिनिमम है। वाटर से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या हमारे ऑप्शन में? है वाटर हीटिंग, यस, वाटर हीटिंग। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू पैरा 2 एंड पैरा 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? न्यू सिस्टम्स ऑफर लेस एनर्जी कंजम्पशन, नए सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। HVAC इक्विपमेंट्स अकाउंट फॉर मेजर एनर्जी एक्सपेंडिचर, की HVAC की वजह से ही ज्यादा, मतलब ये मेजर पार्ट कवर करता है एक्सपेंडिचर का। द अर्लियर HVAC सिस्टम्स वर कॉस्ट इफेक्टिव, जो पुराने वाले थे वो कॉस्ट इफेक्टिव थे। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स ऑफर गुड सेविंग्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो हैं वो गुड सेविंग्स ऑफर करते हैं। तो कौन सा इनकरेक्ट है? आइए देखते हैं सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। ऑन एन एवरेज HVAC इक्विपमेंट्स अकाउंट फॉर अप टू 44% ऑफ बिजनेस मंथली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये तो करता ही है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो पुराने वाले हैं, ठीक है। फर्दर सेविंग्स विल बी सीन विद एडवांस्ड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स। नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन बेनिफिट्स आर एनवायरमेंट, एंड हम बोल सकते हैं कि न्यू हाई एफिशिएंसी इक्विपमेंट एंड डिजाइन स्ट्रैटेजीज रिड्यूस करती है। तो नई डिजाइन HVAC सेव मनी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट व्हेन डिजाइंड, इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। तो यस, ऑब्वियसली सीधा सीधा हम लोगों को पता चल गया है कि पहले वाले जो थे वो कॉस्ट इफेक्टिव थे, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उससे तो 44% एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बन ही रहा था, राइट? उससे तो 44% एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बन ही रहा था। बन रहा था या नहीं बन रहा था बताओ, हाँ या ना? बन रहा था ना, यस। नेक्स्ट क्या है? द फैक्टर दैट मेक्स ग्रीन HVAC सिस्टम क्वाइट एनवायरमेंट फ्रेंडली इज इट्स, कि वो फैक्टर्स जो HVAC सिस्टम को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाते हैं वो क्या है? डिजाइन है, इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, या ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, डिजाइन भी, इंस्टॉलेशन भी और मेंटेनेंस भी। यहीं पर अभी हमें दिया हुआ था जब बोला था कि अगर उसको हम सही तरीके से यूज करें, उनको टाइम टू टाइम मेंटेन करें, तो वो हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। व्हेन डिजाइन्ड, इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड प्रॉपरली, दिख गया आंसर। ग्रीन HVAC सिस्टम्स सेव मनी, मनी सेव करता है, एंड रिड्यूस और कम करता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, ठीक है, जब डिजाइन, इंस्टॉल और मेंटेन किया जाता है उसको प्रॉपरली, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। द फैक्टर दैट, ये हो गया है, प्रोग्रामेबल थर्मोस्टैट्स आर अ ग्रेट एडवांटेज बिकॉज। अभी जो प्रोग्रामेबल थर्मोस्टैट्स है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि they are very cheap, they stop the units when not required, they are simple upgrade, none of these। बहुत चीप होते हैं, स्टॉप द यूनिट्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, यूनिट को रोक देते हैं जब रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल अपग्रेड है, या नन ऑफ दीज? बताओ। अभी हम प्रोग्रामेबल थर्मोस्टैट्स पे अगर जाएं तो प्रोग्रामेबल थर्मोस्टैट्स हमें क्या कहते हैं? कहां गया? ये रहा, आर अ सिंपल अपग्रेड। ये क्या है? एक सिंपल अपग्रेड है, अलाउइंग यू टू कंट्रोल द सिस्टम बेस्ड ऑन टाइम, जिससे आप सिस्टम को टाइम के बेसिस पे कंट्रोल कर सकते हो। इन द समर इफ योर बिजनेस इज क्लोज्ड फ्रॉम 8 to 6, समर में 8 से 6 पे बिजनेस बंद है, सेट द प्रोग्रामेबल थर्मोस्टैट कूलिंग पॉइंट हायर, तो उसको कूलिंग पॉइंट को हायर सेट कर दो। इफ द यूनिट इज नॉट रनिंग और यूनिट नहीं चल रही है, इट विल नॉट यूज एनर्जी, वो एनर्जी यूज नहीं करेगा। तो यही सब चीजें हमें यहां पर दी हुई हैं कि भाई वो ऐसा नहीं करता। तो आर अ ग्रेट एडवांटेज, क्योंकि दे आर सिंपल अपग्रेड, वो एक सिंपल अपग्रेड है इसलिए, ठीक है। दे स्टॉप द यूनिट्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, और ये भी हम बोल सकते हैं कि उसको जब जरूरत नहीं होती तो वो रोक देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिफरेंट टेम्परेचर्स इन डिफरेंट लोकेशंस। अभी इनमें से कौन जो है वो हेल्प करता है इन मेंटेन करने में डिफरेंट टेम्परेचर्स इन डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग टेम्परेचर्स अलग अलग लोकेशंस पे। थर्मोस्टैट, मोटर्स, कंप्रेसर्स या जोनिंग सिस्टम। डिफरेंट टेम्परेचर इन डिफरेंट लोकेशंस, फटाफट से आ जाते हैं पैसेज के ऊपर। डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट लोकेशंस, देखो देखो, तुम ढूंढो कहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये लो हम यहां से लगा देते हैं, बताइए क्या यहां पर आपको आपका आंसर दिखाई दे रहा है? बताइए।
सो डिफरेंट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कहाँ पर आपको दिख रहा है, जल्दी से देखिए। यहाँ पर कहीं पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ पर कहीं दिख रहा है, बताइए जल्दी से। डिफरेंट लोकेशन, बिल्कुल। तो यहाँ पर दिख रहा है जोनिंग सिस्टम्स अलाउ वन सिस्टम टू मेंटेन डिफरेंट टेम्परेचर्स इन डिफरेंट लोकेशन की जोनिंग सिस्टम जो है वो अलाउ करता है डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट लोकेशंस पे मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सीधा सिंपल हो जाएगा जोनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर D. Moving to the next question, maintaining proper coolant temperature in machining equipment helps in। अभी proper coolant temperature maintain करना, जल्दी से देख लेते हैं। proper coolant temperature जो है वो कहाँ पर दिया हुआ है, फटाफट से ढूंढो भाई। प्रॉपर कूलेंट टेम्परेचर आप लोगों को कहाँ पर दिया हुआ है, क्या कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल, मेंटेनिंग प्रॉपर कूलेंट टेम्परेचर इन मशीनिंग इक्विपमेंट विल रिड्यूस टूल वियर रिड्यूस करेगा एंड इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, और प्रोडक्ट क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो टूल वेयर एंड प्रोडक्ट क्वालिटी हमारा आंसर होना चाहिए। क्या है हमारे ऑप्शंस? रिड्यूसिंग टूल वेयर, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, इंप्रूविंग वर्कर्स परफॉर्मेंस। तो ये सब होगा तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प अ कस्टमर फील एट ईज इन रिटेल स्टोर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पता, मैं गलती करती हूँ हमेशा ऐसी चीज़ों में। पता है क्या गलती करती हूँ? आपने अभी देखा होगा जैसे एंटोनिम सिनोनिम वाली, याद ही नहीं रहता एंटोनिम पूछा है सिनोनिम पूछा है, या यहाँ पर लिखा है डज नॉट हेल्प। ठीक है, अब आप जब इसको पैसेज में जाके पढ़ोगे ना तो देखो, कस्टमर फील एट ईज, मैं ये ढूंढूंगी जाके अपने पैसेज के अंदर, मैं ये चीज़ फाइंड आउट करूंगी जाके अपने पैसेज के अंदर। तो कस्टमर फील एट ईज मुझे पैसेज में कहाँ दिया हुआ है बेटा? कस्टमर से रिलेटेड बात मुझे कहाँ पर दी हुई है? यहाँ नहीं है। कस्टमर 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 एट ईज ये मुझे दिख गया। इन रिटेल सिचुएशन इवन टेम्परेचर एंड प्रॉपर वेंटिलेशन विल पुट योर कस्टमर एट ईज। तो क्या क्या होगा? रिटेल सिचुएशन में इवन टेम्परेचर चाहिए है और प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर जो है वो बढ़िया फील करेगा। ठीक है, तो हम अगर देखें आगे भी कुछ है क्या? अ कस्टमर दैट इज अनकंफर्टेबल में नॉट रिटर्न, शायद वो रिटर्न ना करे। एंड अ लॉयल कस्टमर इज वर्थ 10 टाइम्स देयर इनिशियल परचेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें अगर देखा जाए तो यही दिया हुआ है। तो हम भाग के अपने अगर ऑप्शंस पे जाएंगे तो हमें ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं? रिड्यूसिंग टूल वेयर, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, इंप्रूविंग, ये तो हम कर चुके हैं। ये रहा इवन टेम्परेचर, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर, तो प्रॉपर टेम्परेचर तो है ही और प्रॉपर वेंटिलेशन तो है ही, तो लाइटनिंग भी इंपॉर्टेंट है। इवन प्रॉपर लाइटनिंग भी बोला जाता है इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा भी हुआ है पैसेज में, है ना। डज नॉट हेल्प, अब बेसिकली क्या लिखा है? डज नॉट। तो ये चीज़ें तो हमें दी हुई हैं तो ये तो हेल्प करती हैं, बट प्रॉपर पार्किंग जो है ये नहीं दिया हुआ है, तो ये हम लिख देंगे कि डज नॉट हेल्प अ कस्टमर फील एट ईज इन रिटेल स्टोर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन वेंटिलेशन। कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वेंटिलेशन में? अब ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका मतलब हमें जो वो चार्ट एक डायग्राम सा दिया हुआ था ना, हमारा आंसर वहां पर होगा। तो चलिए देखते हैं कितनी एनर्जी वेंटिलेशन में कंज्यूम होती है। तो वेंटिलेशन का फोटो देख लेते हैं, ये रहा। इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं बता देती हूँ, ये रहा वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन दे रखा है 6%। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 6%। क्या हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 6%? डू वी हैव ऑप्शन, एन ऑप्शन? 6%, ऑप्शन नंबर सी 6% हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। किस चीज़ के ऊपर थी बच्चों? ये सैम्पल पेपर के ऊपर। अभी अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो और अगर आप अभी तक एंड तक क्लास के अंदर बने हुए हैं तो ये तो मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त बात लगी है, क्योंकि इससे मुझे एक चीज़ पता चल जाती है कि आप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, 9th क्लास के अकॉर्डिंग अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा है, इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेकर भी और अपने मेन एग्जाम्स को लेकर भी। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ ठान लिया कि भाई मैं तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान टूट जाए, ज़मीन गिर जाए, कुछ भी हो जाए, भाई मैं अब पूरे अच्छे नंबर ला के दिखाऊंगा। तो अब 2 से 3 चीज़ें हैं बेटा जो आपकी इस मेहनत में 4 चांद लगा देंगी, और ये 2 से 3 चीज़ें आपको आज से ही फॉलो करनी है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपका आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज़्यादा आ रही है, और अगर मैं बात करूँ कि
बच्चे किस तरीके से अपना आंसर राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या नहीं करना है, जिसमें पहली चीज़ जो हमें नहीं करनी होती है वो होता है कॉपी पेस्ट, है ना। आप ये सोच रहे हो कि आपने बैठकर रट्टा लगाया और आप रट के कोई एक आंसर चले गए और आपने वहाँ जाके कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता है। हर बार जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अलग तरीके से पूछे जाएंगे, उनमें कुछ अलग डिफरेंट चीज़ जो है वो पूछी जा रखी होगी। आप कोई एक आंसर रट के गए, आपको थोड़ा मिलता जुलता लगा, आपने वही का वही आंसर चिपका दिया। उससे क्या हुआ, क्वेश्चन में एक्चुअली जो पूछा गया था आपने वो चीज़ डिलीवर नहीं किया, जिससे टीचर्स को लगता है कि भाई क्या है यार, सवाल क्या पूछा हुआ है, बच्चा आंसर क्या दे रहा है। ठीक है, तो आप रट के तो काम वैसे भी नहीं चला सकते, इसका मतलब आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते। और रटने के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत कब आ जाती है, जब हमें ये लगने लग जाता है कि भाई अब पहला वर्ड याद नहीं आ रहा है या बीच में कोई चीज़ भूल गए हो, तो समझ लो भूल ही गए हो फिर। तो वहाँ पे आप अपने दिमाग का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। किया है वहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल? बिल्कुल भी नहीं किया है। एक्चुअल में 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होता है 3 इडियट्स के अंदर हमारे आमिर खान, दूसरे होते हैं वो जो खिड़की से नीचे गिर जाते हैं ना, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, और तीसरा होता है हमारा साइलेंसर, है ना, होता है। अब जो हमारे आमिर जी हैं, एके हैं, उनका फंडा क्या है? उनका सिंपल सा फंडा है कि भाई मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं इस चीज़ के लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट है इसीलिए मुझे लर्निंग में मज़ा आता है। तो वो फोकस करते हैं लर्निंग पर, मार्क्स लाने पर नहीं। उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है मार्क्स लाने पर, उनका पूरा फोकस है लर्निंग पर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भी फोकस जो है वो लर्निंग पर होना चाहिए। जब आपका फोकस लर्निंग पर होगा, जब आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा, उनके थीम और सेंट्रल आइडियाज़ को समझा, आपने हर एक कैरेक्टर को समझा, और आपको ना अगर अपना आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है तो उसके लिए डेली आपने 10 to 15 मिनट्स रीडिंग ज़रूर देना है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है रीड करना। इंग्लिश के अंदर अच्छे आंसर्स नहीं बन पाएंगे। आपको ये लग रहा है मैंने आज आपको 10 सवाल करवा दिए, इससे पहले वाले पेपर में करवा दिए थे और भी बार मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने कभी लिख कर देखा ही नहीं। आपने देखा ही नहीं कि एक क्वेश्चन की नीड क्या थी, मैंने वो सारी उसकी नीड पूरी करी है या नहीं करी। दूसरा बच्चा होता है जिसको सिर्फ पास होने से मतलब होता है, तो वो क्या करता है, वो शॉर्टकट्स ढूंढता है ना, जिसको जैसे तैसे करके भी बिल्कुल पास होना है और वो बिल्कुल कगार पे है और वो जैसे तैसे करके भी बस अपना यूँ 33 नंबर लाना चाहता है, जितने भी नंबर चाहिए होते हैं। तो वो क्या करता है, वो अब रट्टा भी लगाता है, वो कॉपी पेस्ट भी करता है, वो सब चीज़ें करता है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है और वो चल भी नहीं पाता, है ना। और तीसरा आ जाता है हमारा साइलेंसर, जिसका काम क्या है, जिसका एक सिंपल सा काम है कि भाई बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे मुझे रट्टा लगाना पड़े, चाहे मुझे दूसरे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना पड़े, और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरा फोकस है सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना, है ना। तो इन सब में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाता है वो बेटा सिर्फ एक ही बंदा है, आमिर खान, जो अच्छा परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि उसका फोकस था लर्निंग के ऊपर, है ना। अभी आंसर राइटिंग का ये जो टेक्निक है ये आपका इम्प्रूव धीरे धीरे करके ही होगा, एक दिन में नहीं होगा। कोई ऐसी गोली नहीं है जो मैं तुम्हें खिला दूं और तुमने खा ली और तुम्हारा आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया हो गया। 10 से 15 आंसर एक बार खुद पढ़ने के बाद लिख कर देखो। हम अक्सर अपने आप को पागल कैसे बनाते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, हमने मान लीजिए कोई भी एक किताब उठाई, उसमें से कई सारे आंसर्स हमने रीड किए, ठीक है, हमने रीड कर लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, पर जैसे ही हम किताब बंद करेंगे और अगर हम उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत कम पॉइंट्स है जो रिकॉल कर पाते हैं। और ये वाला चीज़ आप लोगों को मुझे लगता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर अपनाना चाहिए। आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा और उसके बाद उस चैप्टर को अगर आप वापस से रिकॉल करने लग रहे हैं, अगर आप उसको एक बार सोचे, बैठे, लिखें, तो आप देखिएगा कि आप 30% तक ही चैप्टर, 30 to 40% तक ही चीज़ें रिकॉल कर पाएंगे, बाकी सब आप भूल जाते हैं, ठीक है। बट हम जब पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग उसे देख रहा होता है और हमें लग रहा होता है कि हाँ हाँ ये तो आता ही है, हाँ हाँ ये तो आता ही है, क्योंकि अभी वो बुक खुली हुई है, वो आपके सामने है, इसलिए आपको आता ही है। जैसे ही बुक बंद हो जाएगी और आपको लिखने को पड़ेगा, तब आपको वो हैवी पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपना आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है तो पहले थोड़ा सा कॉपी पेन उठाना पड़ेगा और 2-4 आंसर्स लिख के देखने पड़ेंगे। उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम कहाँ पर कमी रह रहे हो, तुम लोगों को वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तुमसे सेंटेंसेस नहीं बन रहे हैं, या तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं पता है कि आंसर क्या लिखना है, ठीक है। तो वो सारी एक बार अपनी ना कमी ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा यार मेरी ये कमी है, तभी तो मैं उस चीज़ को पूरा कर पाऊंगी। अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, तो अगर मेरे अंदर कोई कमी भी होगी तो क्या मैं उसे पूरा कर पाऊंगी? नहीं। आपको वहम में नहीं रहना, आपको पता करना है कि भाई मुझे आंसर राइटिंग क्यों नहीं हो पा रही है, मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, मुझे सेंटेंस बनाने नहीं आते, मेरा ग्रामर अच्छा नहीं है, या मुझे चैप्टर के बारे में नहीं पता। जैसे ही आपको वो चीज़ पता चल जाएगी, आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली सोल्यूशन मिल गया चीज़ का।
ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश के पेपर के अंदर एक तो हो गया आंसर राइटिंग, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, दूसरा हो जाता है बेटा पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुंदर दिखना चाहिए पेपर, साफ बात बोलती हूँ मैं, पेपर सुंदर दिखना चाहिए। अब सुंदर दिखने का मतलब है नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा काटा पीटी करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ऐसे बिल्कुल घुसा घुसा लिखते हैं, तो वो सब नहीं करना है। प्रॉपर स्पेस दो, हर एक आंसर दूसरे आंसर के बीच में प्रॉपर आंसर नंबर डालिए, ठीक है। और ग्रामर की मिस्टेक्स कम कीजिए, स्पेलिंग की मिस्टेक्स कम कीजिए। जब ये 2-3 चीज़ें सुधर जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली पेपर जो है 80% बढ़िया हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, अभी से ही इन पे काम करना शुरू करना चाहिए, बिकॉज नवंबर दिसंबर इज़ नॉट द टाइम जब आप इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास सैम्पल पेपर के ऊपर। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।